पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि मिल्की वे गैलेक्सी कैसे बना था, उसका शेप स्पाइरल क्यों है, नेब्यूलाज क्या है और वो कैसे बनते हैं। तो अगर आप लोगों ने भी उस एपिसोड को नहीं देखा है तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को, उस एपिसोड को आप लोग देख सकते हो। एक तरफ तारों का जन्म हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ तारों का मरण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अब मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे पहले तारे का ईंधन खत्म हो गया है, और ईंधन से मेरा मतलब पेट्रोल या डीजल नहीं है, पर उस तारे का हाइड्रोजन और दूसरे एलिमेंट्स जो कि एक दूसरे से न्यूक्लियर रिएक्शन करके एनर्जी बनाते थे, वो अब खत्म हो गया है। असल में एक तारे में सबसे पहले हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एटम रिएक्ट करके हीलियम बनाते हैं, और हीलियम के साथ कुछ मात्रा में एनर्जी भी बाहर निकलती है जो कि हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। पर यह प्रक्रिया यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। हीलियम और हीलियम के एटम भी एक दूसरे से रिएक्ट करके कार्बन एटम बनाते हैं, और कुछ मात्रा में यहाँ भी एनर्जी बाहर निकलती है, और ऐसे ही ये प्रक्रिया चलती ही रहती है। कार्बन और कार्बन के एटम एकजुट होकर नियॉन बनाते हैं, और नियॉन के बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, और ऐसे करते करते ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक आयरन न बन जाए, क्योंकि आयरन एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते हैं, और आयरन तारे के कोर में जाकर एकदम भीतर जाकर बैठ जाते हैं। और इसीलिए एक तारे के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटेंस टेम्परेचर होता है, और एक तारा बहुत ही ज़्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। हीलियम के बाद वाले एलिमेंट को बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, लगभग 1 अरब डिग्री सेल्सियस इसको चाहिए होता है। इसीलिए हीलियम के बाद वाले एलिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा कम रिएक्ट करते हैं, और जो एलिमेंट्स रिएक्ट नहीं करते हैं वो अंदर जाकर आयरन के साथ तारों के बिल्कुल कोर में जाकर बैठ जाते हैं। मतलब एक तारे में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम ही रिएक्ट करते हैं और एनर्जी बनाते हैं, जो कि हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और बाकी एलिमेंट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। जिसका मतलब ये निकल कर आता है कि जब एक तारे में हाइड्रोजन और हीलियम ख़त्म हो जाते हैं तब उसका न्यूक्लियर फ्यूल भी ख़त्म हो जाता है। जैसा कि जब एक गाड़ी में फ्यूल खत्म हो जाता है तब वो गाड़ी बंद पड़ जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से जब एक तारे में फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो तारा हीट और लाइट एमिट करना ही बंद कर देता है। गाड़ी में तो हम फिर से पेट्रोल और डीजल डाल सकते हैं, पर एक तारे में हम फिर से उसका न्यूक्लियर फ्यूल नहीं डाल सकते हैं। मतलब जब एक तारे का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है तब उसका मृत्यु हो जाता है। जब एक बड़े तारे का फ्यूल खत्म हो जाता है तब उसका भीतरी भाग यानी कि इनर लेयर सिकुड़ने लगता है, और सिकुड़ने के कारण तारे के भीतरी भाग में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, और टेम्परेचर जब बढ़ता है तो कोई भी वस्तु फैलने लगता है। इसीलिए तारे का बाहरी भाग यानी कि आउटर लेयर फैलकर एक बहुत ही बड़ा और लाल तारा बनाते हैं, जिसे हम रेड सुपर जायंट भी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक तारे का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है तब उसका भीतरी भाग सिकुड़ता है और बाहरी भाग फैल जाता है, और ऐसे सिकुड़ने और फैलने के कारण तारा बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है और एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से फट जाता है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। जब एक तारा फट जाता है और सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाता है तब उसका सारा का सारा मास बाहरी ब्रह्मांड में चला जाता है, और बचता है तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। और वो गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा खतरनाक और शक्तिशाली होता है कि वो स्पेस को ही फाड़ देता है, और एक तारे के ख़त्म होने के बाद एक ब्लैक होल बचता है। ये तो थी कहानी एक बड़े तारे के खत्म होने की, पर क्या होगा जब एक छोटा तारा, हमारे सूरज जितना छोटे तारे का फ्यूल खत्म हो जाए तो क्या होगा, चलिए जानते हैं। जब एक छोटे तारे का फ्यूल खत्म हो जाता है तब बड़े तारे जैसा ही उसका भीतरी भाग सिकुड़ने लगता है और उसका बाहरी भाग फूलने लगता है, और वो भी एक रेड जायंट में परिणत हो जाता है।
पर अभी भी तारे के भीतरी भाग यानी कि इनर लेयर में न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे होते हैं, पर वहां पर हाइड्रोजन नहीं होता है बल्कि हीलियम एक दूसरे से रिएक्ट करके कार्बन एटम बनाते हैं और कुछ मात्रा में एनर्जी बाहर निकालते हैं। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक पूरा का पूरा हीलियम फ्यूल खत्म ना हो जाए, और जब हीलियम फ्यूल खत्म हो जाता है तब तारे का कोर फूल कर यानी कि एक्सपांड होकर ठंडा होने लगता है, और तारे में जो कुछ भी मास होते हैं, जो कुछ भी गैसेस होते हैं, तारा उन सब को बाहर ब्रह्मांड में फेंक देता है, और इस बार एक्सप्लोजन यानी कि विस्फोट नहीं होता है। अब बचता है तो सिर्फ और सिर्फ तारे का कोर, जो कि ठंडा होकर एक व्हाइट ड्वार्फ बनाता है। व्हाइट ड्वार्फ और कुछ भी नहीं है पर एक छोटा सा प्लैनेट के साइज का एक गोला है जो तारे जैसा ही हीट और लाइट एमिट करता है, पर वो हीट और लाइट बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। वो व्हाइट ड्वार्फ और ठंडा होता जाता है और एक नया चीज बनाता है जिसे हम ब्लैक ड्वार्फ कहते हैं। ब्लैक ड्वार्फ भी व्हाइट ड्वार्फ जैसा ही एक तारा होता है जो कि प्लैनेट के साइज का होता है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि ब्लैक ड्वार्फ में बहुत ही ज्यादा कम हीट और लाइट होता है, इसीलिए वो बिल्कुल काला हो जाता है। आप छोटे तारे को आग से भी कंपेयर कर सकते हैं। जब तक चूल्हे में लकड़ी रहती है तब तक आग जलता ही रहता है, और जब तक तारे में न्यूक्लियर फ्यूल रहता है तब तक तारा हीट और लाइट एमिट करता ही रहता है। जब चूल्हे में लकड़ी खत्म हो जाती है तब लकड़ी के टुकड़े लाल कोयले में परिणत हो जाते हैं, और वैसे ही जब तारे का फ्यूल खत्म हो जाता है तब वो भी एक रेड जायंट में परिणत हो जाता है। जब लाल कोयला और भी ज्यादा ठंडा हो जाता है तब वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है और बहुत ही ज्यादा कम हीट पैदा करता है। वैसे ही जब रेड जायंट बहुत ज्यादा ठंडा पड़ जाता है तब वो भी बहुत ही ज्यादा कम हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं और वो एक व्हाइट ड्वार्फ में परिणत हो जाते हैं। और अंत में एक समय आता है जब लाल कोयले का सारा हीट और सारा एनर्जी खत्म हो जाता है और वो एक काले कोयले में परिणत हो जाता है। ठीक उसी तरीके से व्हाइट ड्वार्फ बहुत ही ज्यादा ठंडा पड़ जाता है और उसका सारा एनर्जी, सारा हीट और सारा लाइट खत्म हो जाता है, तब वो एक ब्लैक ड्वार्फ में परिणत हो जाता है। तो आज की इस एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। तो अगर आप लोगों को भी ये एपिसोड पसंद आया है तो आप लोगों को इस एपिसोड को लाइक कर देना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या कुछ कमियां खामियां थी इस एपिसोड में, ताकि हम लोग सेम गलतियां फिर से ना दोहरा सके। और आप लोगों को इस एपिसोड को अपने साइंस में इंटरेस्ट रखने वाले दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, और एपिसोड 3 का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं से आप देख सकते हो। इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को ऐसे ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल, यूजफुल साइंस के रिलेटेड कंटेंट मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।